नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक जो है भारत के घाट, जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं भारत के घाट में ही आपको जो है उससे संबंधित जितनी भी पहाड़ी पर्वत हैं वो बताऊंगी। तो चलिए आज हम अपना अगला टॉपिक जो है भारत के घाट शुरू करते हैं। आइए समझिए। सबसे पहले आप सब जानते होंगे कि भारत में जो है दो घाट आप सबने सुने होंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, आज हमें इन्हीं घाटों का अध्ययन करना है और आशा करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं और आप अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने बताया भारत में दो घाट हैं। कौन कौन से? एक पश्चिमी घाट, एक पूर्वी घाट। तो मैंने इन दोनों घाटों को अलग अलग मैप पर दर्शाया है, इसलिए ताकि आप इन्हें अच्छे से समझ सकें, इनका अध्ययन अच्छे से कर सकें। अगर एक मैप में मैं आपको दोनों चीजें बताती तो शायद इतने अच्छे से मैं भी बता नहीं पाती और आप भी समझ नहीं पाते, हौच पौच हो जाता है। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग बताया है। तो पहले हम क्रमवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पश्चिमी घाट का अध्ययन करेंगे। ठीक है, किसका अध्ययन करेंगे? पश्चिमी घाट का। तो आइए शुरू करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। देखिए, दो घाट मैंने बताया, पश्चिमी घाट कौन सा घाट होगा और पूर्वी घाट कौन सा घाट होगा। सबसे पहले ये समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत जो है, भारत का जो प्रायद्वीप है वो हिंद महासागर में प्रवेश करता है और इसके दोनों तरफ एक बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ क्या है? अरब सागर है। यानी कि अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो इस तरफ, ये देखिए मैं काले पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, ये क्या है? ये है अरब सागर का भाग और इस तरफ ये है बंगाल की खाड़ी का भाग। तो जो अरब सागर का भाग है ये कौन सी दिशा है? पश्चिमी दिशा। ठीक है, और ये कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा, जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ। तो अरब सागर जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ है, अतः इस तरफ वाले घाट को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। क्यों? क्योंकि ये पश्चिम दिशा है। और बंगाल की खाड़ी वाले भाग को, इस तरफ वाले भाग को हम कहते हैं पूर्वी घाट, क्योंकि ये पूर्वी दिशा है। अब सबसे पहले इसको प्रारंभ करने से पहले हम जान लेते हैं कि जो पश्चिमी घाट है ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये क्या है? अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए कि पश्चिमी घाट क्या है, पर्वत श्रृंखला है या बलित पर्वतमाला है, क्या है, तो आप इसे बताएंगे कि ये भ्रंश कगार है। क्या है ये? भ्रंश कगार। पश्चिमी घाट जो है वो क्या है? भ्रंश कगार है। याद रखिएगा, भ्रंश कगार है। ठीक है, ये भ्रंश कगार क्यों है? देखिए, ये जो हमारा टॉपिक है वो इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, हमें अपने टॉपिक के हिसाब से ही पढ़ना है। सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि भ्रंश कगार क्या है। कि भारत जो है, भारत का जो प्रायद्वीपी पठार है, ये प्रायद्वीपी भाग है, किससे बना है? गोंडवाना नहर की चट्टानों से, जो कि किससे जुड़ा हुआ था? जब ये सारा एक महाद्वीप, मैंने बताया था पेंजिया महाद्वीप जब एक था तब ये जुड़ा था अफ्रीका महाद्वीप से। जब अफ्रीका महाद्वीप से इसमें विभाजन मतलब भ्रंश पड़ा, ये टूटा, तो क्या हुआ? ये भाग इस भारत की तरफ बढ़ा और वो अपनी जगह पर रह गया। इसके बाद क्या हुआ? ऊपर अंगारा लैंड था, ठीक है ना, अंगारा लैंड से जो यूरेशियन प्लेट थी वो टकराई आकर। जैसे कि ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक भाग ये है और ये भाग है, ठीक है, इधर समझिए। ये इसमें अगर बीच में दरार पड़ी तो ये भाग इस तरफ बढ़ा, ठीक है, इस तरफ बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पर आ गया? ये भाग मान लीजिए यहाँ पर आया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ऊपर से क्या हुआ? अंगारा लैंड वाली जो यूरेशियन प्लेट थी वो अंगारा लैंड से टकराई। तो इस वजह से जो प्रायद्वीप, ये अरब सागर वाला भाग था, ठीक है, ये यहाँ पर है अरब सागर वाला भाग जो था, ये नीचे की ओर दब गया, ठीक है, इस तरह नीचे की ओर। और इसके पास जो पश्चिमी, ये जो पश्चिमी भाग था भारत का, जो इधर से टूटकर आया था, ये ऊपर की ओर बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कगार का निर्माण हो गया। ठीक, ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये तो जब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको बताएंगे। अभी खाली आप इतना समझ लीजिए कि एक भ्रंश कगार है, ठीक है। अगर ऑप्शन में भ्रंश कगार है तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है और ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये अब हमें जानना है कि पश्चिमी घाट की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक होती है। और पश्चिमी घाट का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं सह्याद्री पर्वत। क्या कहते हैं? सह्याद्री पर्वत। अब पश्चिमी घाट को अगर हम जाने तो ये सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में यही आना चाहिए कि पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, अब हम इस मैप में आ जाते हैं और इस मैप से समझना प्रारंभ करते हैं। मैंने यहाँ ये ऊपर ये विंध्यन श्रेणी बना रखी है, ठीक है। ये गुजरात के काश्तकारण और ये काठियावाड़ क्षेत्र, इसके पड़ोस से ही मैंने ये विंध्यन श्रेणी का ये बनाई हुई है, रेड कलर से ड्रॉ की है। विंध्यन श्रेणी के जस्ट नीचे जो ये ब्लैक कलर से बनाई, ये नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है?
नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी के नीचे कौन सी, यह है सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है, रेड कलर से जो बनाई है सतपुड़ा, ठीक। और इसके नीचे कौन सी आ जाएगी, कौन सी नदी, ताप्ती नदी। यानी एक क्रम है, सबसे पहले विंध्य श्रेणी, नर्मदा, सतपुड़ा और उसके बाद ताप्ती नदी, ठीक है, ताप्ती नदी। तो अगर हम कहें कि पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है या भ्रंश कगार है, ये कहाँ से शुरुआत होती है, तो ये शुरू होती है आपकी ताप्ती नदी से, ठीक है। ताप्ती नदी से लेकर कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, या फिर आप कहें कार्डमम पहाड़ियां यहाँ तक, ठीक है, तमिलनाडु में जो कार्डमम पहाड़ियां हैं वहां तक, या फिर आप कहें ताप्ती नदी से तमिलनाडु तक, या फिर कहें गुजरात से तमिलनाडु तक, या ताप्ती नदी से कार्डमम की पहाड़ियों तक। मेन चीज क्या है, आपको इतना याद रखना है कि इसका प्रारंभ जो अगर किसी नदी से पूछा जाएगा तो ताप्ती नदी के बाद से पश्चिमी घाट का प्रारंभ हो जाता है और लास्ट में कन्याकुमारी तक ये जो है विस्तार इसका फैला हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है, ये है आपकी 1600, ठीक है, 1600 किलोमीटर। कितनी है, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यहाँ से ताप्ती नदी से लेकर नीचे तक इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो 1600 किलोमीटर है और इसके जो अधिकांश पर्वत है वो 1000 मीटर तक की ऊंचाई को लिए हुए हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई इसके बारे में। अब देखिए, जो अब इसमें आपको एक चीज मैंने बताया, इसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। तो सह्याद्री इसको क्यों कहते हैं, और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, ये जो मैंने आपको बनाया है ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। विंध्य श्रेणी, नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती, इनका पश्चिमी घाट से कोई संबंध नहीं है, ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, ठीक है। ये विंध्य श्रेणी और सतपुड़ा श्रेणी मैंने बनाई है, ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत नहीं आती है। पश्चिमी घाट का अगर प्रारंभ पूछा जाएगा ताप्ती नदी के बाद से ही होगा, ठीक है। इसके बाद जब ताप्ती नदी के बाद, यानी कि अब हम इस चीज को इरेज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ बस ताप्ती नदी रखते हैं। ताप्ती नदी के बाद क्षेत्र प्रारंभ होता है महाराष्ट्र का। ये जो क्षेत्र मैंने इतना बनाया है ये है महाराष्ट्र का क्षेत्र, ठीक। महाराष्ट्र के क्षेत्र में मैंने आपको जब दक्कन ट्रैप पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि दक्कन ट्रैप में अधिकतर विस्तार जो है वो किस में है, महाराष्ट्र में है। और इसमें कई पर्वत श्रृंखलाएं मैंने बताई थी, जैसे आपको अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, सतमाला, ये सब मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर ये जो है देखिए, जो मैंने बना रखी है ये अजंता है, इसी के नीचे जस्ट बालाघाट है। अगर हम इसके पश्चिम में आ जाएं तो सतमाला, और इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ये है हरिश्चंद्र। अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाया है, ये ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया है वो हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ हैं। इससे थोड़ा सा ऊपर सतमाला। अब अगर इससे हम पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हैं तो बालाघाट, और बालाघाट से ऊपर अजंता। ये चारों पहाड़ियाँ मैंने बनाई। ये कहाँ पर हैं, ये है पश्चिमी घाट पर। और अगर इनका आपसे क्या चीज कहते हैं, राज्य पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे महाराष्ट्र की। किस क्षेत्र में पड़ती है, महाराष्ट्र दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में ये पहाड़ियां पड़ती हैं, ठीक है। अब जब ये पहाड़ियां पड़ी तो कोई तो हिस्सा होगा जो इनका सबसे ऊंचा होगा इन पहाड़ियों में, ठीक है। हर पहाड़ी में कोई हिस्सा ऐसा जरूर है, जैसे हिमालय में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, इसलिए हर पहाड़ी का कोई ना कोई चोटी है जो सबसे ऊंची है। ऐसे ही इस दक्कन ट्रैप कहें या महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कहें तो वो कौन सी है, वो है कलसूबाई, जो मैंने ये ग्रीन कलर से यहाँ लिख रखा है। ये है चोटी, ये ताप्ती नदी के नीचे थोड़ा सा ये कलसूबाई पर्वत चोटी है। ये किस पर है, ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला का भाग है, जो है कलसूबाई, ठीक। इसका नाम क्या है, कलसूबाई। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, हरिश्चंद्र का, ठीक। ये जो है ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है और पूरे पश्चिमी घाट की, जिसका अध्ययन अभी आप धीरे धीरे नीचे तक करेंगे, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है कलसूबाई, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी तो वो होगी कलसूबाई। दूसरे नंबर की चोटी इसी के थोड़ा सा नीचे जब हम आते हैं तो वो है महाबलेश्वर। ये भी कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ती है और हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर भी यही भी चोटी है। ये भी जो है इसके जस्ट नीचे, मैंने ब्लैक कलर से दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये है आपका महाबलेश्वर। इसका नाम आपने सुना होगा, भगवान शिव का ये धाम है महाबलेश्वर। ये
हरिश्चंद्र की पहाड़ियों पर ये भी स्थित है। और ये दूसरे नंबर मतलब कलसुबाई के बाद सेकंड नंबर पर जिसका नंबर है वो है महाबलेश्वर श्रेणी। ठीक है, पर्वत चोटी जो है वो पश्चिमी घाट की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो पहले नंबर की हो गई कलसुबाई जो महाराष्ट्र की है। अगर आपसे कोई पूछ दे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी तो भी आप बताएंगे कलसुबाई। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो भी बताएंगे कलसुबाई। दूसरे नंबर की महाबलेश्वर। ठीक है, इतना बात क्लियर होगी। अब जब इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब इस श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आता है आपका कर्नाटक का क्षेत्र, जहां पर कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? बाबा बुदान। कौन सी? बाबा बुदान। ठीक है, ये क्या है? बाबा बुदान। बाबा बुदान जो क्षेत्र है पर्वत श्रेणियां हैं ये कहाँ पर हैं? ये है कर्नाटक के क्षेत्र में। अब बाबा बुदान की सबसे ऊंची चोटी पूछ दी जाए तो कौन सी आप बताएंगे? वो बताएंगे कुद्रेमुख। आपने नाम सुना होगा। कुद्रेमुख किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ये है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जगह कुद्रेमुख जो है यहाँ पर लौह अयस्क के असीमित भंडार पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध भी है। और मैंने आपको जब ये पठार पढ़ाए थे तब मैंने आपको कुद्रेमुख के बारे में भी पढ़ाया था, बाबा बुदान की पहाड़ियों के बारे में भी बताया था। ये क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटक। और अगर इसको पर्टिकुलर क्षेत्र पूछ दिया था जो चिकमंगलूर। कौन सा क्षेत्र है? चिकमंगलूर। ठीक है, क्लियर हो गया। जब इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब आएगा आपका ब्रह्मगिरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी है कर्नाटक और केरल दोनों की सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी, कर्नाटक और केरल की सीमा पर। ठीक, अब जब ब्रह्मगिरी से हम आगे बढ़ जाते हैं तब नीचे आ जाते हैं। कौन से क्षेत्र में आते हैं हम? जब हम केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर पहुंचते हैं तो कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? ये है नीलगिरी। देखिए ये जो मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ काले पेन से, ये है नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, इसके बारे में आपने सुना होगा। भारत का प्रथम वायु रिजर्व क्षेत्र नीलगिरी। ये जो है ये यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसे कहें कि दक्षिण भारत का पर्वतीय क्षेत्र कहाँ से है तो नीलगिरी के जो है दक्षिण के पर्वत यही कहे जाते हैं। नीलगिरी से स्टार्ट होते हैं काठगम की पहाड़ियों तक। ठीक, दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र यही है। तो नीलगिरी, अब नीलगिरी की अगर आपसे लोकेशन पूछ दी जाए तो क्या बताएंगे? ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों की में विस्तृत है। इनकी जो पहाड़ियां हैं वो तीनों क्षेत्र में विस्तृत है। और पूर्वी घाट, यानी कि अगर हम यहाँ से पूर्वी घाट को बना दें तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों कहाँ पर आकर मिलते हैं? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो वो है नीलगिरी। यानी यहाँ से आकर यहाँ पर सेवराय की पहाड़ियां आती हैं और ये यहाँ पर नीलगिरी से जुड़ जाती है। ठीक, यानी दोनों के बीच में जोड़ने का काम कौन करता है इन दोनों को? नीलगिरी। नीलगिरी की लोकेशन मैंने आपको बताई। अब नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नीलगिरी पर सबसे ऊंचा पर्वत है दोदा बेटा। क्या नाम है उसका? दोदा बेटा। ये है नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। अगर इसकी लोकेशन पूछ दी जाए कहाँ है तो वो है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक, क्या हो गया? तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में हो गया नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु दोदा बेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप सबके? इसके बाद जो है नीलगिरी में एक पर्यटक स्थल जिसे आपने सुना होगा कि ऊटी या उटक मंडलम जिसे कहते हैं वो भी किन पहाड़ियों पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही स्थित है। ठीक है, बात समझ में आई? इसके बाद जब हम नीलगिरी से नीचे आते हैं तब इसके बाद है आपकी अन्नामलाई की पहाड़ियां। कौन सी? अन्नामलाई की पहाड़ियां। ये अन्नामलाई की पहाड़ियां जो हैं ये किस क्षेत्र में पड़ती हैं? ये पड़ती हैं आपकी केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में पड़ती हैं? केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? वो है अनाईमुडी और ये किस क्षेत्र में है? केरल में। देखिए, जब नीलगिरी से आप नीचे आए तब कौन सा क्षेत्र आया? अन्नामलाई क्षेत्र आया, यानी अन्नामलाई की पहाड़ियां पड़ी जब नीलगिरी से नीचे आ गया। इसमें अब ये अन्नामलाई अगर आपसे लोकेशन पूछ दी जाए तो आप बताएंगे केरल और तमिलनाडु में की सीमा पर यह अन्नामलाई की
पर्वत श्रेणियां हैं। और इस अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी पर, ये किस क्षेत्र में, अब आपसे क्योंकि ये दोनों की सीमा पे है, अब ये केरल में है कि तमिलनाडु में, तो आप बताएंगे कि ये केरल में है ना कि तमिलनाडु में। तो अनाईमुडी जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, ठीक है, दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो आप बताएंगे अनाईमुडी, जो कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होगी, केरल में। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी, तो वो कौन सी होगी, दोदा बेटा, जो किस पर है, नीलगिरी पर और तमिलनाडु में। इतनी बात आप सबके समझ में आई, ठीक है, क्लियर हो गया ना सब चीजें। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको उसके कंफ्यूजन को दूर भी कर दूंगी, ठीक है। इसके बाद जब हम अनाईमुडी से नीचे आते हैं, ठीक है, अनाईमुडी से जब हम नीचे आते हैं तो काडवम की पहाड़ियां, ठीक है, ये किस क्षेत्र में पड़ती हैं, ये भी पड़ती हैं केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में। काडवम की पहाड़ियां इनको क्यों कहते हैं, इसको अगर हिंदी में बोले तो बोलते हैं इलायची की पहाड़ियां। इन पर बहुत मसालों की खेती की जाती है, ठीक है, इलायची उगाई जाती है, मसालों की खेती की जाती है, इस वजह से इनका नाम है काडवम की पहाड़ियां। और काडवम की पहाड़ियों से जुड़े हुई है पालिनी की पहाड़ियां, जो कि किस क्षेत्र में है, तमिलनाडु में, ठीक है। पालिनी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में है, तमिलनाडु में। और सबसे नीचे के पॉइंट पर कौन है, कन्याकुमारी, ठीक है। जब इनसे भी नीचे आ जाते हैं तो सबसे नीचे क्या है, कन्याकुमारी या नागासाकी की पहाड़ियां जो है सबसे निचले भाग में स्थित है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो पश्चिमी घाट मैंने बताया ताप्ती नदी से प्रारंभ होते, अगर सह्याद्री कहते हैं तो हम महाराष्ट्र के सतमाला, बालाघाट, अजंता इनको भी ले लेते हैं। और अगर सिर्फ पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो ताप्ती नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी मैंने कौन सी बताई, कलसुबाई बताई। अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी पूछ दी जाएगी तो दोदा बेटा। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी, जो कहाँ है, केरल में अन्नामलाई पर्वत श्रेणियों पर स्थित है। और इसकी स्थिति केरल है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोदा बेटा है या अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी केरल में है, अनाईमुडी है। और दूसरे नंबर की अगर पूछ दी जाए तो वो तमिलनाडु में है, दोदा बेटा है। और वो की नीलगिरी की ही स्थिति है, लेकिन तमिलनाडु में है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और अनाईमुडी के बाद आती है काडवम की पहाड़ियां, जो मसालों के लिए प्रसिद्ध हैं। और उसी से जुड़ी हुई बिल्कुल पालिनी की पहाड़ियां हैं, ये जो मैंने यहाँ पर इस तरीके से, ये हैं पालिनी की पहाड़ियां, ये मैंने रेड कलर से इसको ड्रॉ किया, ये ठीक है, ये काडवम की पहाड़ियां और नीचे जो है कन्याकुमारी, ठीक है। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, ठीक। अब पश्चिमी घाट के बारे में हम कुछ बातें और जान लेते हैं। पश्चिमी घाट पर जो है ये पूरी श्रृंखला है, टूटा फूटा क्रम नहीं है। देखिए यदि मैंने बनाया है जिस तरह से, ये कहीं टूटा फूटा नजर आ रहा है, एक श्रृंखला टाइप की बनी हुई है, इसमें मतलब टूट फूट कम है, ये पूरी एक श्रृंखला टाइप बना हुआ है। और ये जो है इस तरफ वाले भाग में क्या होता है, इधर है अरब सागर, अरब सागर से क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून का चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है, आगे हम पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। अभी आप समझिए कि भारत में मानसून की 2 प्रकार की शाखाएं हैं, जो कि एक अरब सागर से उठती है और एक पश्चिम बंगाल से उठती है। जो अरब सागर से उठती है उसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि भारत के पश्चिमी हिस्से पर वर्षा करवाती है, ठीक है। तो अरब सागर से जब दक्षिण पश्चिमी मानसून उठता है तो वो क्या होता है, इधर जाकर इन पर्वतों से ऐसे टकरा जाता है, ठीक है, ये टकराया और टकराकर क्या करता है, इन पर वर्षा कर देता है, ठीक। जब वर्षा कर देगा यानी इस तरफ, अब देखिए आप इस चित्र में समझिए, ठीक, ये देखिए यहाँ ये है अरब सागर, यहाँ से क्या हुआ, हवाएं उठी नमी भरी हुई और उठकर पर्वत के इन क्षेत्रों से टकराई, तो क्या होगा कि इस भाग पर तो वो वर्षा करा देंगी, ठीक है, लेकिन चूंकि इससे टकराकर इसने यहाँ वर्षा करा दी तो इन हवाओं में जो नमी थी वो तो खत्म हो गई। अब जब ये हवाएं पर्वत की इस ढाल पर उतरेंगी तब इनमें नमी तो होगी नहीं, ना ही टकराने की कोई व्यवस्था है, इसलिए क्या होगा, इस तरफ वर्षा नहीं होगी। तो ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है जिस तरफ वर्षा नहीं होती, ये कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहलाता है, वृष्टि छाया प्रदेश। इसलिए पश्चिमी घाट के इस तरफ यानी पश्चिम की तरफ सघन वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा अच्छे से हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ वर्षा का प्रतिशत बहुत कम रह जाता है, ठीक है। और इस तरफ के वाले भाग पर यानी पश्चिमी भाग पर जो है, जो यहाँ पर जैव विविधता भी अच्छी पाई जाती है क्योंकि वर्षा हो जाती है। और जो इस पश्चिमी घाट का पूर्वी तट है, मतलब इस तरफ वाला भाग, पूर्वी तट, पूर्वी घाट की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे पश्चिमी घाट है
तो इसके इस तरफ वाले भाग पर तो सघन वनस्पति, क्योंकि यहाँ पे वर्षा हो रही है, लेकिन इस तरफ वाले भाग पर तो नहीं हो रही, जो इस तरफ वाला भाग है, ठीक है, तो वहां पर वृष्टि छाया प्रदेश है। इसीलिए आपने सुना होगा कि बेंगलोर तो अच्छी वर्षा प्राप्त करता है, पर मैसूर क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है, इस वजह से वहां पर वर्षा की अच्छी प्राप्ति नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब क्या है, इन पश्चिमी घाट पर कुछ पासेस हैं जो कि हमारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में, तो वो भी हमें जान लेने चाहिए। पासेस यानी दर्रे, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। देखिए इस मैप में बहुत हो जाता, इसलिए मैंने पासेस के लिए अलग से आपको बताया है। आइए इसमें समझते हैं। सबसे पहले दो पासेस हैं, एक है थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। कौन सा है, थाल घाट और भोर घाट, ये दो मैंने बनाए। ये दोनों किन क्षेत्रों में, सबसे पहले जान लीजिए महाराष्ट्र के दर्रे या पासेस। दर्रे या पासेस का आप समझते हैं आप क्या होता है, जब दो मतलब पहाड़ के बीच में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो नेचुरल रास्ता मतलब वे बना हो, या कहना चाहिए एक प्राकृतिक रूप से रास्ता बन गया हो, एक दरार पड़ गई हो जिसके माध्यम से हम इस तरफ से उस तरफ जा सकें, तो वो कहलाता है दर्रा। जैसे कि ये मान लीजिए ये पहाड़ है, यहाँ पर मान लीजिए आपका है नासिक, ठीक है, और यहाँ पर है आपका थाने। बात समझ रहे हैं, यहाँ थाने है। अब इधर से इधर जाने के लिए इतना घूम कर जाएं, या फिर हो सकता है यहाँ पर ये इस तरह से अपने आप कोई नेचुरल दरार पड़ गई जिसकी वजह से रास्ता बन गया, तो वो कहलाता है दर्रा। ये दर्रे जो हैं परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो पहला दर्रा है आपका जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ता है, वो है थाल घाट, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। ये किससे किसको जोड़ता है ये भी हमें पता होना चाहिए। जो थाल घाट है ये ठाणे को नासिक से जोड़ता है, मुंबई को भी नासिक से जोड़ता है। ये कि चाहे आपसे कह दिया जाए थाने को नासिक से जोड़े या मुंबई को नासिक से जोड़े, तो ये दोनों सही होंगे। ठीक है, क्योंकि थाने कहाँ है, मुंबई में ही है। ठीक है, बात समझ में आ रहा। तो थाल घाट महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है और मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, इसके जब हम नीचे आते हैं तब है आपका एक भोर घाट। ये किस क्षेत्र में पड़ता है, ये भी पड़ता है महाराष्ट्र में। ये किसको किससे जोड़ता है, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, ये मुंबई है, मुंबई से पुणे को जोड़ने का कार्य कौन करता है, भोर घाट करता है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं, पश्चिमी घाट की बात चल रही है, जब हम नीलगिरी की पहाड़ियों पर पहुंचते हैं तब क्या होता है, नीलगिरी यहाँ तक तो ये जुड़े हुए हैं कोई बीच में, जब नीलगिरी को क्रॉस करने के लिए हम नीचे बाद इसके बाद आते हैं अन्नामलाई। तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में एक पास है, उसको कहते हैं हम कौन सा, पाल घाट। पाल घाट किसको किसको जोड़ता है, वो जोड़ता है कोच्चि और कोयम्बटूर को। और यदि कोच्चि कहाँ पे है, किस जगह पर है, केरल में है, और कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु में। तो यदि हम कह दें कि पाल घाट जो है वो तमिलनाडु और किसको, केरल को जोड़ता है, तो भी गलत नहीं है। और यदि हम कहें कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है, तो भी गलत नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया। पाल घाट हो गया, और मैंने आपको भोर घाट और थाल घाट दोनों बता दिए। इसके बाद जो है एक चीज मैंने आपको पालनी की पहाड़ियों में जो नहीं बता पाई थी, कि पालनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंचा शिखर है बंदराऊ शिखर। कौन सा है, पालनी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर है बंदराऊ शिखर, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, इसके बाद जो है अन्नामलाई के बाद कार्डवम की पहाड़ियां और पालनी की पहाड़ियां आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई पास नहीं पाया गया है, मतलब कोई भी दर्रा नहीं है। तो एग्जाम में अक्सर थाल घाट भोर घाट पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में है, और इनकी लोकेशन मैंने आपको बताया, मुंबई से नासिक थाल घाट, मुंबई से पूना भोर घाट, और केरल तथा तमिलनाडु के बीच में पाल घाट है। ठीक है, अब इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। और अगर हम इनको इस पर दर्शाएं तो ये इस तरीके से, ये मैं इरेज करती हूँ तब आपको बताती हूँ। जैसे ये दर्रा कौन सा है, ये है आपका थाल घाट। ठीक है, नीचे आकर नीचे और थोड़ा सा आ जाएंगे तो आ जाएगा आपका भोर घाट यहाँ पर। ठीक, ये भोर घाट हो गया, ये थाल घाट, ये भोर घाट। जब इन दोनों के बीच में यहाँ पर आएंगे, ये है नीलगिरी और ये अन्नामलाई की पहाड़ियां, इनके बीच में जो पास है इसको हम कहते हैं पाल घाट। समझ में आया, ये बात समझ में आ गई। अगर वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये तो था हमारा पश्चिमी घाट, जिसके बारे में मैंने लगभग आपको बताया है। ठीक।
ठीक है, अगर कुछ रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगी। अब हम चलते हैं पूर्वी घाट की ओर। पूर्वी घाट मैंने आपको बताया कौन सा घाट होगा, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ है। बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट कहाँ से शुरू होता है, पूर्वी घाट को शुरू सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि पूर्वी घाट शुरू कहाँ से होता है। पूर्वी घाट शुरू होता है आपका मेघासनी की पहाड़ियों से। कहाँ से शुरू होता है, अगर नदी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी। ये कौन सी नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। ये जो मैंने नदी बनाई है ये है आपकी स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी से प्रारंभ होकर अगर हम इसको नीचे तक कहते हैं तो कन्याकुमारी तक, या फिर शेवराय की पहाड़ियां, पंचकमलाई की पहाड़ियों तक क्या है आपका पूर्वी घाट का विस्तार है। कुछ भी गलत नहीं है इसमें, सब सही है। ठीक है, और अगर स्वर्ण रेखा नदी के जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ पहाड़ियां और आती हैं। उदयगिरी पहाड़ी है, और क्या कहते हैं, इसके बाद महानदी क्षेत्र पड़ेगा। सब कुछ मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि जो परीक्षा की दृष्टि से जरूरी है वो मैंने हर चीज इस पर इंक्लूड की, क्योंकि इतनी देर की वीडियो में मैं पूरा इतना डिटेल नहीं बता सकती। इसलिए मैंने आपको जितना जरूरी है आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी से शुरू होकर कन्याकुमारी तक अगर किसी का विस्तार है तो वो है पूर्वी घाट का, और जो किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। ठीक है, अगर पहाड़ों की बात करते हैं तो मेघासिनी की पहाड़ियों से प्रारंभ हो जाता है। किससे प्रारंभ होता है, मेघासिनी की पहाड़ियों से प्रारंभ हो जाता है, और प्रारंभ होकर जो है ये मेघासिनी की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर मैंने बताया नीचे कहाँ तक आता है, कन्याकुमारी तक आता है। उसके बाद आती है आपकी गड़जात की पहाड़ियां। किसकी आती हैं, गड़जात की पहाड़ियां, यहाँ पर है ये गड़जात की पहाड़ियां, और फिर है आपका महेंद्रगिरी। ठीक, अब ये मेघासिनी, गड़जात की पहाड़ियां और महेंद्रगिरी ये किस क्षेत्र में आते हैं, ये उड़ीसा के क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में आते हैं, महानदी किस क्षेत्र में आती है, ये भी उड़ीसा के क्षेत्र में आती है। तो मेघासिनी की पहाड़ियां, गड़जात की पहाड़ियां और महेंद्रगिरी ये है उड़ीसा के क्षेत्र में आती हैं। और उड़ीसा की इसका सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो है महेंद्रगिरी। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, वो होगी महेंद्रगिरी ये। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके बाद सीमा प्रारंभ हो जाती है आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश में जिंदगड़ा, ठीक है, जिंदगड़ा, नन्नामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये क्रम पर्वत श्रेणियों का चलता है। और एक बात पूर्वी घाट के बारे में हम जान लें, पूर्वी घाट जो है बहुत ही कटा फटा है। ये एक, जैसे कि पश्चिमी घाट मैंने बताया था कि एक क्रम में चला आ रहा है, इसमें टूट फूट कम है, ऐसा पूर्वी घाट नहीं है। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, देखिए ये मेघासिनी की पहाड़ियां, फिर ये गड़जात की पहाड़ियां, ये कहीं पर क्रम जुड़ा हुआ दिख रहा है, सब टूटी फूटी हुए हैं, मतलब सब अलग अलग हैं। तो ये कटा फटा है, टूटा फूटा है। ये ऐसा किस लिए है ये भी जान लीजिए कि जब पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट से अधिकतर नदियों का उद्गम है दक्षिण भारत की, तो जब ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं और निकल कर ये पूर्वी घाट की ओर आती हैं, जो नदियां पूरब की ओर बहती हैं वो पूर्वी घाट की ओर आएंगी, तो इनको क्या होता है, इनका रास्ता मान लीजिए पश्चिमी घाट है। ठीक, यहाँ से मान लीजिए कोई नदी निकली, अब कोई नदी अगर इधर को आ रही है, अरब सागर को गिर रही है, तो वो कम दूरी तय कर रही है। लेकिन जो नदी इधर को आ रही है तो वो इतनी दूरी तय करती हुई आ रही है, तो यानी कि उसको वो अवसाद भी ज्यादा इकट्ठा कर रही है। अवसाद ज्यादा इकट्ठा करने का मतलब क्या है, उसने अपरदन अपक्षय की क्रियाएं ज्यादा की, यही तो है। मैंने आपको बताया था नदियां अपरदन अपक्षय की क्रियाएं करती हैं, तो इसके कारण वो क्या करती हैं, क्योंकि इन नदियों को लंबा मार्ग मिल रहा है, यानी काटने छाटने के लिए ज्यादा जगह मिल रही है, तो ये जो होती है इन घाटों को ये नदियां काटती हैं। ठीक, ये कोई नदी इधर गिर रही है, गोदावरी कृष्णा इधर गिरती हैं, उसके बाद आपकी कावेरी नदी इधर गिरती है, ठीक है, महानदी उड़ीसा के क्षेत्र में, तो मतलब ये बहुत ज्यादा काट छाट करती हुई, इसलिए पूर्वी घाट जो है वो कटा फटा है। ठीक, क्योंकि इनका रास्ता लंबा है, इनको अवसाद ज्यादा प्राप्त होता है। और वो क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि ये अपरदन अपक्षय की क्रियाएं ज्यादा करती हैं, इसलिए ये घाट कटा फटा है। तो मैं आपको आंध्र प्रदेश की जो पर्वत श्रेणियां उनको बता रही थी, जिंदगड़ा, नन्नामलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा, नाम याद रखिएगा, जिंदगड़ा, नन्नामलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा, ये जो है किन क्षेत्रों में है, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। अब जो आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, जिंदगड़ा। ये जिंदगड़ा जो चोटी है ये आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, और ये पूर्वी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है,
ये आंध्र प्रदेश की तो सबसे ऊंची चोटी। अगर प्रश्न आए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो जिंदगड़ा चोटी, ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यानी कि अगर आंध्र प्रदेश की चोटी पूछी जाएगी तो भी तो जिंदगड़ा ही होगी। बात समझ में आ गया? इसके बाद जो है हम आंध्र प्रदेश की सीमा खत्म होती है। पलार नदी के बाद जो प्रारंभ होता है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? जवादी, देखिए किसी बुक्स में जवारी लिखा है, किसी में जवादी, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें जवादी, पेन्नमार, शेवराय, पंचकमलाई। ठीक, ये जो है तमिलनाडु की पर्वत श्रेणियां कौन सी? जवादी, पेन्नमार, शेवराय, पंचकमलाई। यही शेवराय की पहाड़ियां जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों से धीरे से आकर सम्मिलित मिल जाती हैं। यहीं पर यहाँ पर ये नीलगिरी प्रारंभ हो जाता है। यहीं पर पूर्वी घाट जो है पर नीलगिरी से मिलता हुआ पश्चिमी घाट से मिल जाता है। ठीक है, मध्य में कौन सा है? नीलगिरी। ठीक, अच्छा, तो तमिलनाडु में कौन कौन से पर्वत हो गए? जवारी, पेन्नमार, शेवराय, पंचकमलाई। इनका नाम याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, और सबसे ऊंची मैंने आपको बता दिया जिंदगड़ा। ठीक है, जिंदगड़ा। अब क्या है, क्योंकि भारत ये जो है इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, यानी यहाँ पर सदाबहार भी वन भी पाए जाएंगे, तरह तरह के जीव जंतु पाए जाएंगे। माने ये जैव विविधता से बहुत कहना चाहिए संपन्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत जैव विविधता पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? वो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से होती है। तो यानी कि इस क्षेत्र को, अब इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, यानी इस क्षेत्र को वर्षा बहुत प्राप्त होगी। पूर्वी घाट है क्योंकि। अब इस क्षेत्र को जब वर्षा बहुत प्राप्त होगी, जाहिर सी बात है जहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होगी वहाँ हरियाली भी बहुत ज्यादा होगी, और जहाँ वन जंगल ज्यादा होंगे वहाँ जीव जंतु भी ज्यादा होंगे। इसलिए जो है ये क्षेत्र जो है जैव विविधता से संपन्न है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट का जो ये पश्चिमी हिस्सा है इसको तो वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन पर्वत के इस तरफ वाला क्षेत्र वो वृष्टि छाया प्रदेश रह जाता है। इसलिए पूर्वी घाट में है, इसमें वर्षा बहुत प्राप्त होती है। ये जो है कैसा है? जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ वर्षा लगभग कितनी मिलती है? ये मिलती है आपकी 100 से 150 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर मिल जाती है। और अगर खनिज तत्वों की बात करें तो यहाँ कोडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में कौन सी चट्टानें ज्यादातर पाई जाती हैं? जो मतलब कहना चाहिए विस्तृत चट्टानें हैं, जो सब, ऐसा नहीं कि यहाँ धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं है, क्या केम क्रम की चट्टानें नहीं है, ऐसा नहीं है, हर तरह की चट्टानें, लेकिन अधिक तक विस्तृत है वो कोडप्पा चट्टानें हैं। और कोडप्पा चट्टानों में हमें क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें एग्जैक्ट पढ़ लेनी है। कोडप्पा चट्टानों से क्या प्राप्त होता है? कोयला अधिक प्राप्त होता है, यानी इस क्षेत्र से हमें कोयला की प्राप्ति अधिक होती है। ठीक है, ये एक संवेदनशील क्षेत्र है क्योंकि जैव विविधता अधिक है। यहाँ तरह तरह के वन पाए जाते हैं, वनों का दोहन भी बहुत होता है, इस वजह से ये क्षेत्र जो है संवेदनशील क्षेत्र कहलाता है। तो ये था पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। मैंने जितना कि सिलेबस में है उससे ज़्यादा ही बताने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ छूटा हो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं मानव हूँ और हो सकता है कि कुछ छूट जाता हो जो मैं आपको जानना चाहिए और मैंने नहीं बताया, तो अगर आप याद दिलाएंगे तो मैं ज़रूर उनको बताने का प्रयास करूँगी। और इसी के साथ मेरा ये वीडियो खत्म होता है और आगे आने वाले वीडियो में आगे पढ़ाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।